हेडिंग दीजिए भाग 5 भाग 5 भाग 5 52 से 151। देखिए, अगर हम संविधान के भाग 5 का बात करें तो संविधान का जो भाग 5 है उसका शीर्षक क्या है? संघ। मतलब भाग 5 में आपको किसके बारे में पढ़ना है? संघ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 52 से 151 तक। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 52 का बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 52 यह स्पष्ट कर देता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर हम अनुच्छेद 53 का बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 53 जो है हमारा, ये स्पष्ट कर देता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होगा? हमारा राष्ट्रपति होगा। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 53 का बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 53 में यह भी बताया गया है, 53 का जो खंड 2 है आपका, यह स्पष्ट कर देता है कि राष्ट्रपति जो है हमारा, ये संघ की सेनाओं का सर्वोच्च समादेष्टा होगा। क्या होगा? संघ की सेनाओं का सर्वोच्च समादेष्टा होगा। सर्वोच्च समादेष्टा कहने का मतलब होता है सुप्रीम कमांडर। मतलब संघ का जो सेना है, ठीक है ना, या संघ के सेना का ये सुप्रीम कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 52 क्या करता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या करता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 53 का ही खंड 2 यह स्पष्ट कर देता है कि राष्ट्रपति संघ की सेनाओं का सर्वोच्च समादेष्टा होगा। या फिर अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि संघ की सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा। अब अगर हम यहां से आगे बढ़े तो संविधान का अनुच्छेद 54 जो है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। संविधान का अनुच्छेद 54 किसके बारे में बताता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। देखिए, अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन का बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 54 यह स्पष्ट कर देता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे इसके बारे में भी बताया गया है। देखिए, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनेगा हमारा, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होगा? तो संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहला। अगर हम दूसरा का बात करें तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे यहाँ जो टेरिटरी है हमारा, जो संघ का जो राज्य क्षेत्र है, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो राज्य और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। हम यहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये राज्य के बारे में बात हुआ है, ये संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें तो 70वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में, 1992 में, ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे।
तो दो संघ राज क्षेत्र वर्तमान में हमारा ऐसा है, एक तो दिल्ली है और दूसरा पौंडीचेरी है। ये दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य है, ये निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बन रहा है हमारा, उस निर्वाचक मंडल में शामिल होगा। इसको कब से जोड़ा गया है? 70वां संविधान संशोधन 1992 से। मतलब राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन होगा, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होगा? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि कुछ राज्य हमारा ऐसा भी है जहां विधानमंडल का 2 सदन होता है। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ राज्य ऐसा जहां विधानमंडल का 2 सदन, पहला को कहेंगे हम विधानसभा और दूसरा को कहेंगे विधान परिषद। तो विधान परिषद का जो मेंबर होगा हमारा, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत नहीं देगा, केवल विधानसभा का जो निर्वाचित मेंबर होगा हमारा, यही राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा। ठीक है ना? जैसे एक सवाल पूछता है एग्जामिनेशन में कि 4 नेता का नाम लिख देगा, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, अगर हम बिहार के रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकारी नहीं है, पहला ऑप्शन दे दिया आपका तेजस्वी यादव, दूसरा दे दिया आपका तेज प्रताप यादव, ठीक है ना? तीसरा कुछ और नाम दे सकता है और चौथा नाम दे दिया आपका नीतीश कुमार। तो आपको ये यहां पे देखना होगा कि नीतीश कुमार किस राज्य का जो विधानमंडल है उसमें किसका मेंबर है। अगर हम नीतीश कुमार का बात करें तो नीतीश कुमार विधानसभा का मेंबर नहीं है, ना तो ये विधानसभा का मेंबर है, ना ये लोकसभा का मेंबर है और ना राज्यसभा का मेंबर है। ये मेंबर किसका है? विधान परिषद का। इसलिए ये यहाँ पे इलेक्शन में मत नहीं दे सकता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग। तो आप लोग को मोटा मोटी जो मेन लीडर है हमारा, उसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये किस सदन का सदस्य है, ठीक है? तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो निर्वाचन का जो रीति बताया गया है, जो निर्वाचन का जो निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है 54 में, ठीक है ना? इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मतलब इतना लोग इसके निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होता है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है हमारे यहाँ, ये प्रत्यक्ष पद्धति से नहीं होता है। प्रत्यक्ष पद्धति कहने का मतलब कि भाई यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा था, इसको हम प्रत्यक्ष तब कहते जब इलेक्शन में जनता सीधे वोट करती, ठीक है? लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो रहा है, उस निर्वाचन में जनता सीधे मत नहीं दे रही है, बल्कि जनता किसके द्वारा मत दे रही है? अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, ठीक है? इसलिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो रहा है हमारा, ये निर्वाचन किस पद्धति से हो रहा है? अप्रत्यक्ष पद्धति से, ठीक है? अब अगर हम आगे बढ़े यहां से, अनुच्छेद 55 संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीति बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो यहां पे यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, जैसा कि अनुच्छेद 54 कह रहा है, और अनुच्छेद 55 ये बताता है कि निर्वाचन का रीति क्या होगा, मतलब निर्वाचन का तरीका क्या होगा, ठीक है? तो निर्वाचन का जो रीति बताया गया है हमारे यहाँ, उसको हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ये क्या होता है? समझते हैं इसको? एक वोट का वैल्यू उसमें निकाला जाता है, मतलब कोटा तो ही जाता है। अच्छा पहले इसको लिख लीजिए ना, उसको बताते हैं। और दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा।
अगर हम बात करें साधारण निर्वाचन का, तो साधारण निर्वाचन में और आनुपातिक वाला में दोनों में फर्क क्या होता है? इस चीज को समझते हैं आप लोग? साधारण निर्वाचन में और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में दोनों में फर्क क्या होता है? अनुपातिक एमएलए का जैसे हम आपके यहाँ लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्य का चुनाव होता है, ठीक है ना? और उसमें जिस पद्धति को अपनाया जाता है उसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब पहले खंभा छूने वाला पद्धति, ठीक है ना? देखिए भाई, साधारण निर्वाचन जो है हमारा, उस साधारण निर्वाचन में दोष क्या है? तो साधारण निर्वाचन में अगर हम दोष देखें तो सबसे पहला दोष ये है कि मान लेते हैं कि किसी विधानसभा के मेंबर के लिए चुनाव हो रहा है। अगर हम जितना मतदाता है इस विधानसभा में, अगर हम पूरे मतदाता को 100% मान लेते हैं, अगर किसी विधानसभा के सदस्य का चुनाव होना है और इस विधानसभा में जितना मतदाता है, अगर सारा मतदाता को हम 100% मान लें और ये मान के चले कि वोटिंग जो हुआ हमारा कितना हुआ? 52% हुआ, मतलब 48% लोग हमारा जो है ये वोटिंग नहीं किया। संभव है ना? ठीक है। अब इस 52% में हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा मत कौन लेके आया। इस 52% में मान लेते हैं कि भाई 4 व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे निर्वाचन में, ए बी सी डी। ए जितना मत डाला गया, ठीक है ना, उसका मान लेते हैं कि ए जो है ये 42% वोट लेके आता है, बी जो है हमारा ये 40% वोट लेके आता है, सी जो है हमारा ये 5% वोट लेके आता है और डी जो है हमारा ये 2% वोट लेके आता है। ठीक है ना? यहां पे विजेता कौन होगा? ए। ठीक है ना? अब सबसे बड़ा चीज तो ये, यहां पे अगर हम देखें तो इसका सबसे बड़ा दोष ये हुआ कि यहां पे मतदाता का संख्या कितना? 100% था। 100% में कितना लोग वोट किया? 52%। और इस 52% का 42% लोग इसको पसंद किया। ठीक है ना? मतलब आधा से ज्यादा मतदाता जो है या तो इसको पसंद नहीं करता है या फिर इसको वोट नहीं देता है। ठीक है ना? फिर भी हम इसको विजेता बना देते हैं। गलत है ना? ये नहीं गलत है। ठीक है, ये गलत कैसे है कि जैसे मान लेते हैं कि 100% में 52% हमारे यहाँ वोटिंग होता है और 52% का अगर कोई 42% ले आता है तो वो जीत जाता है। मतलब मोटा मोटी अगर हम मान के चले तो 25-26% आबादी इसको पसंद करता है और 25-26% वोट पर ही ये आदमी जीत रहा है। ठीक है ना? मतलब 75% आबादी लगभग या तो इसको पसंद नहीं करता है या फिर इसको मत नहीं देना चाहता है, फिर भी विजेता बनाते हैं हम इसको। ठीक है ना? तो इस पद्धति में जो दोष है हमारा, इसी पद्धति को हम इस प्रक्रिया से दूर कर देते हैं। मतलब इस तरह का जो गलती हो रहा है, इस तरह का जो दोष है यहाँ पे, इस तरह का दोष आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना? मतदान का ये जो योजना है ये 1759 में प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा? थॉमस हेयर के द्वारा। इसीलिए इसको हम मतदान का हेयर प्रणाली भी कहते हैं। कौन सा प्रणाली कहते हैं इसको? हेयर प्रणाली। ठीक है ना? कहीं की किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? 1759 नहीं 1859, सॉरी। ठीक है ना? तो 1859 में प्रस्तुत किया गया है थॉमस हेयर के द्वारा, इसीलिए हम इसको मतदान का हेयर योजना कहते हैं। ठीक है ना? अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि भाई यहां जो गलती हो रहा है हमसे, यहां जो इस प्रणाली में जो खामी है या इस प्रणाली में जो दोष है, इस प्रणाली को हम यहां पे दूर कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो देखिए सबसे बड़ा चीज तो ये कि मान लेते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी का भी निर्वाचन हो रहा हो और उस निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल है अगर हम उसको 100% मान लेते हैं तो इस पद्धति में उसी व्यक्ति को विजेता माना जाएगा जो कम से कम 51% वोट लेके आएगा। नियम, साधारण जो नियम है हमारा, साधारण नियम हमारा यहां भी यही होना चाहिए था। मतलब जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है हमारा, उसमें भी नियम यही होना चाहिए था कि उसी व्यक्ति को हम विजेता घोषित करें जो व्यक्ति कम से कम आधा से अधिक आबादी का मत प्राप्त करता हो। संभव था ना? लेकिन देखिए अगर हम आनुपातिक, अगर हम सबसे बड़ा चीज यहां पे ये, अब एक सवाल उठ जाता है कि जब ये पद्धति हमारा गलत है और ये पद्धति हमारा सही है तो राज्य के विधानसभा में या लोकसभा के चुनाव में हम इसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? सवाल उठता है ना? ठीक है, तो अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि ये जो प्रक्रिया है हमारा, ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है।
ठीक है। और अगर हम भारत का बात करें तो एक आबादी जो है हमारा, ये इतना ज्यादा शिक्षित नहीं है कि इतना जटिल प्रक्रिया को इतना आसानी से समझ पाएगा, ठीक है ना। और जहां तक सवाल रह गया, तो अगर हम हर विधानसभा में या हर लोकसभा में अगर हम इस पद्धति का प्रयोग करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो समय भी ज्यादा लगेगा। मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आते आते एक लंबा चौड़ा समय लगेगा हमको, और इतना लंबा चौड़ा समय हम देना नहीं चाहते हैं, इसलिए भी हम इस पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस पद्धति का जो प्रयोग होता है किसमें किसमें होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में, और प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन में। मतलब 4 चुनाव में इस प्रणाली का उपयोग होता है। इसमें किसमें बताएं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और प्रत्येक राज्य का विधान परिषद, चारों का जो निर्वाचन होगा इसी पद्धति से होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा यहां पे सवाल उठ जाता है कि आखिर यह पद्धति है क्या, ये काम कैसे करता है? देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रक्रम होता है हमारा, यह प्रक्रम क्या होता है? कोटा तय करना। अब कोटा तय कैसे करते हैं हम लोग? तो कोटा तय करने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? तो डाले गए मतों की कुल संख्या बटा स्थानों की संख्या प्लस 1 और टोटल का प्लस 1 बराबर कोटा। फॉर्मूला क्या है? डाले गए मतों की कुल संख्या बटा स्थानों की संख्या प्लस 1 और टोटल का प्लस 1 बराबर क्या होता है? कोटा। इस कोटा में के बारे में यह कहा जाता है कि भाई इस तरह के निर्वाचन पद्धति में जब भी कोई अभ्यर्थी कोटा प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना, तो इसका जो अधिशेष मत होगा, मतलब इसका जो अतिरिक्त मत होगा, यह मत बर्बाद नहीं जाएगा, बल्कि यह मत किसके पास चला जाएगा? जो उस अभ्यर्थी के पास जो कोटा तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है ना। यहां पे अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं, जैसे समझिएगा इसको, यहां पे मान लेते हैं कि डाला गया मत कितना है? 10 है। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, स्थान का संख्या कितना होगा? 1 होगा, स्थान 1 ही होगा ना, 1 अब प्लस 1 टोटल का प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10/2 प्लस 1 5 प्लस 1 बराबर 6 हुआ। मतलब अगर 10 वोट अगर पड़ रहा है तो 10 वोट में से आपको 6 वोट प्राप्त करना जरूरी है। नहीं समझ में आया? हाँ, आधा से अधिक। अगर 10 वोट, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में 10 वोट डालना है या 10 वोट पड़ना है, तो किसी भी अभ्यर्थी को जीतने के लिए 6 वोट चाहिए ना, लेकिन 5 वोट में तुम्हारा बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं 2 अभ्यर्थी है, 2 कैंडिडेट खड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। एक कैंडिडेट अगर मान लेते हैं कि 8 वोट लेके आता है और दूसरा कैंडिडेट 2 वोट लेके आता है, ठीक है ना। तो पहला अभ्यर्थी जो कि 8 वोट लेके आया, ये तो विजेता हो गया, ठीक है ना। लेकिन विजेता होने के बाद ये हुआ कि 6 वोट के बाद जो अतिरिक्त वोट था इसके पास, ये तो बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये वोट यहां बर्बाद नहीं होगा, बल्कि ये वोट किसके पास चला जाएगा? उस अभ्यर्थी के पास जो कोटा तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए यहां पे न तो आपका वोट बर्बाद होगा, ठीक है ना, और न ये दोष रह जाएगा कि आधा से अधिक आबादी इसको पसंद नहीं करता है। मतलब दोनों प्रक्रिया जो है हमारा, ये दोनों प्रक्रिया यहां पे लागू हो जाता है। दूसरा चीज, एक चीज आपको और समझना है यहां पे कि अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में 4 कैंडिडेट खड़ा है, A, B, C और D, तो जब भी कोई मतदाता वोट करेगा, ठीक है ना, तो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को वोट नहीं करेगा, ठीक है ना, बल्कि उसको जो वोट करना है ये चारों के चारों को करना है, ठीक है। अब चारों को हम वोट कैसे करेंगे? आदमी हम एक ही हैं और वोट हमको 4 देना है, तो 4 वोट हम कैसे देंगे? ठीक है, तो 4 वोट हम इस तरह से दे सकते हैं कि पहले आपको अपना अधिमान देना होता है, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि वरीयता क्रम सेट करना है
ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हम बी को पसंद कर रहे हैं, तो बी को हम किस पर रखेंगे, एक नंबर पे। हम इसी को दूसरा में पसंद करते हैं, इसको हम 2 नंबर पे रखेंगे। इसको हम तीसरा में पसंद करते हैं तो 3 नंबर पे रखेंगे, और इसको हम चौथा में पसंद करते हैं तो इसको हम चौथा नंबर पे रखेंगे। मतलब जो हमारा सबसे पसंदीदा उम्मीदवार होगा उसको अधिकार क्या देंगे, 1। उसके बाद का जो उम्मीदवार होगा उसको 2, उसके बाद वाला को 3 और अंत वाला को 4। मतलब हम वोट किसी एक व्यक्ति को नहीं दिए, वोट हम चारों को दिए। ठीक है। अब इस पद्धति में जो सबसे पहले जो वोट का गिनती होगा, ठीक है, ये पहला वरीयता प्राप्त वोट का गिनती होगा कि 4 कैंडिडेट खड़ा है और इस 4 कैंडिडेट में कौन कौन सा कैंडिडेट पहला वरीयता वाला में कितना कितना मत प्राप्त किया है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज हम पहले बताए कि यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि आप कुछ भी वोट लेके आइएगा जीत जाइएगा। यहाँ पे आपको 51% तक जाना जरूरी है। मतलब उसी अभ्यर्थी को हम विजेता बनाएंगे जो अभ्यर्थी 51% वोट प्राप्त कर लेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका गिनती करेंगे, पहला वरीयता वाला वोट का। अब मान लेते हैं कि पहला वरीयता वाला वोट में हम ये देखें कि चारों में से कोई भी बहुमत प्राप्त नहीं किया। संभव है ना। मान लेते हैं कि ये कितना वोट लेके आया, 42%। बी कितना सी कितना वोट लेके आया, तो 32%। डी को भी कुछ मान दीजिए 12%, इसको मान दीजिए 15%। हो सकता है, हम एकदम एग्जैक्ट नहीं लिखे हैं, ये जोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज कि सबसे ज्यादा मत कौन लाया, बी। सबसे कम मत कौन लाया, डी। मात्र 12% वोट है इसका। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि पहला चरण का जब वोटिंग हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका जितना मत पड़ा है, ठीक है ना, हम इससे इसका मत ले लेंगे और इसको अगला चरण के गिनती से बाहर कर देंगे। मतलब अब अगला चरण में जो गिनती होगा वो इसका वाला गिनती नहीं होगा। ठीक है ना। ये बाहर हो गया। अब इसके पास कितना वोट है, 12%। अभी 12% वोट क्या करेंगे, ऊपर वाला तीनों में हम बराबर बांट देंगे। ठीक है ना। मतलब +4 यहां जुटेगा, +4 यहां और +4 यहां। अभी 42 + 4 कितना हो गया, 46%। अब दूसरा वरीयता वाला वोट का हम गिनती करेंगे। ठीक है ना। मतलब और इस पद्धति को हम तब तक दोहराते रहेंगे कि जब तक कि कोई अभ्यर्थी बहुमत प्राप्त ना कर ले। ठीक है ना। और हर चरण में जो सबसे कम वोट लाया होगा उसको हम गिनती से बाहर करते जाएंगे। ठीक है ना। एक समय ऐसा आएगा जब 2 अभ्यर्थी बचेगा, ठीक है ना, और दोनों अभ्यर्थी में से कोई ना कोई एक अभ्यर्थी 50% को क्रॉस जरूर करेगा। ठीक है ना। तो जैसे मान देते हैं भाई यहां पे जो गिनती होगा ये कई चरण में होगा, पहला चरण का, दूसरा चरण का, तीसरा चरण का, या कभी कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो पहला चरण में ही बहुमत प्राप्त कर ले। संभव है ना। ठीक है। तो जब पहला चरण में बहुमत आ गया तो गिनती को वही रोक देंगे, लेकिन अगर पहला चरण में किसी को बहुमत नहीं मिला तो गिनती किसका करेंगे, दूसरा वरीयता प्राप्त वोट का। ठीक है ना। और तब देखेंगे कि किसके पास कितना वोट आ रहा है और इसके जरिए भी कोई बहुमत को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पार कर गया तो गिनती स्थगित, और अगर पार नहीं किया तो गिनती आगे जारी रहेगा। इसको हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि कोई अभ्यर्थी बहुमत प्राप्त ना कर ले। ठीक है ना। यही जो पद्धति है आपका, इसी को हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत करते हैं। समझ में आ रहा है, बुझाया? काउंटिंग फिर से हो। पहला जो गिनती की है ये पहला वरीयता प्राप्त कि कितना आदमी पहला वरीयता में किसको कितना वोट दिया। ठीक है। हम केवल उसका गिनती किए हैं। अब जब पहला वरीयता से किसी को बहुमत नहीं मिला तो दूसरा वरीयता को हम देखेंगे कि दूसरा वरीयता में कितना आदमी किसको वोट दिया है। ठीक है ना। अब उससे पहला और दूसरा दोनों को मिला के ही जोड़ के देख लेंगे कि कोई आदमी बहुमत प्राप्त कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो गिनती अगला चरण में जाएगा। लेकिन प्रत्येक चरण में जब हम आगे जाएंगे, ठीक है ना, तो इससे पिछला चरण में जो सबसे कम मत लाया होगा उसको हम गिनती से बाहर करते जाएंगे। जो सबसे कम वोट लाया होगा हट जाए, जो सबसे कम मत लाया होगा वो हट जाए। अब ए लाया होगा तो ए हटेगा, डी लाया होगा तो डी हटेगा, बी लाया होगा तो वो हटेगा। लेकिन प्रत्येक चरण में जो सबसे कम मत लाने वाला जो अभ्यर्थी है उसको हम मतदान से बाहर करते जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है जैसे कि बी अगर 42% लाया और सारे
सारे लोग 42% मत ले आते। कैसे ले आएगा 42? ए 25% है, बी 25% है, सी 25% है, डी 25% है। इसमें हम किसी को बाहर कर ही नहीं सकते हैं अगला चरण के लिए, क्योंकि चारों का मत बराबर है। ठीक है ना? तो अगला जब राउंड हम शुरू करेंगे तो अगला राउंड में हम क्या करेंगे कि दूसरा जो वरीयता प्राप्त मत है हमारा, इस पूरे का गणना करेंगे और यहां पे कोई बाहर नहीं निकलेगा। अगर बाहर निकलना है तो चारों का निकल जाना पड़ेगा, नहीं निकलना तो किसी को नहीं निकलना पड़ेगा। ठीक है ना? अब दूसरा वरीयता में हम ये देखेंगे कि भाई कोई बहुमत लेके आता है कि नहीं, और अगर नहीं लाता है तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कम वोट लावेगा, पूरा बाहर कर देंगे। अब यहाँ पे यहाँ जो मतदाता हम बताए, मतदाता दो तरह का है, एक लोकसभा का मेंबर है या संसद का मेंबर है, और दूसरा विधानसभा का मेंबर है। ठीक है ना? अब यहाँ पे संसद का मत का मूल्य, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के मत का एक मूल्य होता है, एक वैल्यू होता है। अब उस वैल्यू को निकालने के लिए फिर से मैं फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? एक संसद सदस्य का मत का मूल्य अलग रहेगा और एक राज्य के विधानसभा का मत का मूल्य अलग होगा। ठीक है ना? ये केवल संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल यहाँ तो अलग होवे करेगा, यहाँ तक कि प्रत्येक राज्य का जो विधानसभा का मेंबर होगा उसका भी मत का मूल्य अलग अलग होगा। ठीक है ना? तो ये अलग कैसे होगा? तो मत का जो मूल्य निकालते हैं हम लोग, उस मत के मूल्य को निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं कि राज्य की विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य बराबर राज्य की जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1/1000। जो अलग देखिए यहां पर सबसे बड़ा चीज क्या कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूला से प्रत्येक राज्य के विधानसभा का जो मेंबर होगा उसका हम मत का मूल्य निकालेंगे कि बिहार का जो एक एमएलए है उसका मत का मूल्य क्या है, यूपी का एमएलए है उसका मत का मूल्य क्या है। ठीक है ना? मतलब बिहार में जितना एमएलए है प्रत्येक एमएलए का मत का मूल्य बराबर होगा, यूपी में जितना एमएलए है प्रत्येक एमएलए के मत का मूल्य बराबर होगा, एमपी में जितना एमएलए है प्रत्येक एमएलए का मत का मूल्य बराबर होगा, तमिलनाडु में जितना एमएलए है, ठीक है ना, प्रत्येक एमएलए के मत का मूल्य बराबर होगा। ठीक है ना? और इसी फॉर्मूला के जरिए राज्य के विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य निकालते हैं। राज्य की जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1/1000। ठीक है ना? इस पद्धति से सबसे पहले क्या करेंगे हम कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा के मेंबर का मत का मूल्य निकाल लेंगे, और प्रत्येक राज्य के विधानसभा का जब मत का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है ना, तो हम किसका मत का मूल्य निकालेंगे? संसद के सदस्य का मत का मूल्य। तो संसद के सदस्य का मत का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इस फॉर्मूला से संसद के प्रत्येक मेंबर का मत का मूल्य निकल जाएगा। लेकिन संसद के सदस्य का मत का मूल्य निकालने से पहले प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य निकालना होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम बिहार के विधानसभा के एक मेंबर का मत का मूल्य निकाल लिए, ठीक है ना। बिहार में अगर 243 मेंबर है विधानसभा का निर्वाचित, एक एग्जांपल दे रहे हैं आप, ठीक है ना, तो एक मेंबर का मत का मूल्य जितना हुआ उससे हम 243 में गुना कर देंगे, बिहार का सारा हो गया। इसी पद्धति से हम यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जो भी है सबका निकाल लेंगे और सबको जोड़ के ऊपर लिख देंगे
और संसद का जितना निर्वाचित मेंबर होगा उसको हम नीचे कर देंगे, मतलब उससे हम भाग दे देंगे, और जो निकल के आएगा हमारा ये संसद के सदस्य का मत का मूल्य निकल जाएगा। राज्यसभा लेते हैं, ठीक है ना। बिहार का आबादी कितना है, मान लेते हैं, चलिए 11 करोड़ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि बिहार के विधानसभा में कितना मेंबर है, 243 मेंबर है, गुना 1/1000 कर दीजिए। ये जो निकल के आएगा हमारा, ये बिहार विधानसभा के एक मेंबर का मत का मूल्य निकल जाएगा। कितना का निकलेगा, एक मेंबर का। अब मान लेते हैं कि बिहार में निर्वाचित मेंबर कितना है, 243, ठीक है ना। तो जितना निकल के आएगा उसमें तो 243 से हम गुना कर देंगे, तो बिहार विधानसभा का जितना मेंबर का मत का मूल्य होगा सब निकल गया। इसी पद्धति से हम हर राज्य का निकालेंगे, ठीक है ना, और हर राज्य को निकाल के उसको जोड़ देंगे और जोड़ के उसको ऊपर लिख देंगे संसद वाला का निकालने के लिए, ठीक है ना। और नीचे संसद का जितना मेंबर होगा निर्वाचित उससे हम डिवाइड कर देंगे उसको, तो संसद के एक मेंबर का मत का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हर मतदाता का अपना एक मत का मूल्य होता है, एक वैल्यू होता है, ठीक है ना। और इसी प्रक्रिया, यही प्रक्रिया का प्रयोग हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में करते हैं। नहीं समझ पाया? संसद का सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जोड़ के निर्वाचित, मनोनीत को नहीं लेंगे यहाँ पे। जैसे सर लोकसभा में तो प्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्ष जगह प्रत्यक्ष से मतलब नहीं है, निर्वाचित होना चाहिए बस, उसका भी ऐसे निकलेगा। हाँ ऐसे ही निकलेगा। तो राज्यसभा का और लोकसभा का दोनों साथ में निकालते हैं। यहाँ जो नीचे निर्वाचित लिखा हुआ है ना, इसमें लोकसभा का मेंबर भी है और राज्यसभा का मेंबर। मनोनीत भी रहेगा, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित, पहले बताए थे। दोनों मिलाकर, हाँ दोनों मिला के लोकसभा का दोनों का निर्वाचित मेंबर का संख्या है नीचे वाला। एक सदन का जो सदस्य का मत का मूल्य होगा बराबर होगा, वो चाहे लोकसभा का हो चाहे फिर राज्यसभा का हो। जो स्थिति बन रहा है कि हर जगह जैसे कहीं का आबादी ज्यादा है, कहीं का आबादी कम है, लेकिन सदस्य की संख्या में तो कोई वृद्धि या कमी हुआ नहीं है। और जब वृद्धि या कमी हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो जनसंख्या का प्रत्येक वर्ग हमारा भाग तो लेगा ना। इसलिए प्रत्येक राज्य का जो विधानसभा का मेंबर होगा उसका मत का मूल्य अलग अलग होगा। तो सही वाला बात है। जनसंख्या ज्यादा